नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल BS8 की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का प्रैक्टिस सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है खंड शिक्षा अधिकारी के अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि दोस्तों आज हम कुल 120 प्रश्न आपके साथ डिस्कस करेंगे जो आपके सिलेबस को कंप्लीटली कवर कर रहे हैं और आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, आज का सबसे पहला प्रश्न आप सभी के सामने। जी दोस्तों, जैव सूचना विज्ञान, जिसे हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स के नाम से जानते हैं, तो दोस्तों जैव सूचना विज्ञान में घटनाक्रमों गतिविधि के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी दिखने वाला पद ट्रांसक्रिप्टोम किसे निर्दिष्ट करता है? जी, विचार करके बताएं, ट्रांसक्रिप्टोम किसे रिप्रेजेंट करता है? जी दोस्तों, ट्रांसक्रिप्टोम के तहत जीन्स की गतिविधियों को बताने वाले RNA मॉलिक्यूल्स का अध्ययन किया जाता है और ट्रांसक्रिप्टोम को आयु, जाति और प्रजाति के सूचक की तरह प्रयोग किया जा सकता है। तो जिन्होंने भी बताया, इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होती है? जी दोस्तों, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जो है वह ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया, इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। दोस्तों, अगर हम बात करें तो ग्लाइकोजन जो है वस्तुतः ग्लूकोज का ही मोबिलाइज्ड स्टोरेज रूप है। जब ऊर्जा की जरूरत होती है तो ग्लाइकोजन जो टूटकर ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न। जी दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नाखून और बाल को जब हम काटते हैं तो हमें किसी प्रकार का दर्द अनुभव नहीं होता है? तो इसके पीछे कारण क्या है? जी, नाखून और जो बाल होते हैं वह मृत कोशिकाओं के द्रव्य द्वारा बने होते हैं, जिससे इनमें रक्त का संचार नहीं होता, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। इसीलिए जब हम इन्हें काटते हैं तो हमें किसी प्रकार के दर्द का अनुभव नहीं होता है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया, इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न। ऑक्टोपस क्या है? जी दोस्तों, विचार करके बताएं, ऑक्टोपस जो है वह क्या है? जी, मोलस्का वर्ग का जंतु है ऑक्टोपस और एक मृदु कवची है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया, वेरी गुड, बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। और दोस्तों, अष्टभुजाधारी होता है ऑक्टोपस, 8 भुजाएं होती है ऑक्टोपस की। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न। जी, फल जिनका सेवन हम करते हैं तो वह हमें मीठे स्वाद के लगते हैं। तो दोस्तों, इसके पीछे कारण क्या है? क्यों जो है फल मीठे होते हैं? बिल्कुल सही दोस्तों, फलों के मीठे स्वाद का कारण उसमें पाए जाने वाली फ्रैक्टोज शर्करा है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। विश्व में उपयोग में लाई जाने वाली प्रथम धातु कौन सी थी? जी, पाषाण काल की बात करें दोस्तों तो उस समय जो है पत्थर के जो औजार है उनका प्रयोग किया जाता था और उसके बाद जो सबसे पहली धातु प्रयोग में लाई गई वह तांबा थी। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। जल का वाष्प में परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन है? जी, भौतिक है, रासायनिक है, प्राकृतिक या फिर जैविक? दोस्तों, अगर हम बात करें तो भौतिक परिवर्तन में कारक को, मतलब जो भी उसमें कारण होता है, तो कारक को हटा देने पर प्रक्रिया में भाग लेने वाला पदार्थ जो है पुनः अपनी पूर्ववर्ती अवस्था में आ जाता है। तो इस प्रकार जल का वाष्प में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन होगा, क्योंकि दोस्तों वाष्प को हम पुनः संघनित करके जल में परिवर्तित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। 50 डिग्री सेंटीग्रेड का मान फ़ारेनहाइट स्केल में कितना होगा? जी दोस्तों, 37 डिग्री सेंटीग्रेड किसके बराबर होता है? बराबर होता है 98.6 फ़ारेनहाइट के। तो इसके आधार पर अगर हम देखें तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया, 122 फ़ारेनहाइट बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है, तो उसके पीछे कारण क्या है? जी दोस्तों, अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायु दाब जो है क्रमशः कम होता जाता है।
इस कारण ऊंचाई पर पहुंचने पर बाहर के दबाव व पेन के अंदर स्याही के दबाव की जो साम्यता होती है वह भंग हो जाती है और पेन के अंदर की स्याही का दाव अधिक होने के कारण वह बाहर की ओर निकल पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। वायु दाब में कमी के कारण पेन के अंदर की स्याही ऊंचाई पर जाने पर निकल जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? जी, विस्थापन, वेग और बल, यह तीनों ही सदिश राशियां हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, 1582 में टोडरमल को निम्नलिखित में से कौन सा पद दिया गया था? जी, मुगल शासक अकबर ने 1582 में टोडरमल को दीवाने अशरफ के पद पर नियुक्त किया था और यह वित्त विभाग का प्रमुख पद था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, अमीर खुसरो क्या थे दोस्तों? कवि थे, संगीतकार थे, इतिहासकार थे? बिल्कुल सही, उपयुक्त सभी। अमीर खुसरो जो है वो कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ तीनों ही थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किस बादशाह के दरबार से संबद्ध था? जी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। गयासुद्दीन बलबन जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? जी, बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर ए, गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था और 1320 को दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली के सिंहासन पर बैठा था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसकी मृत्यु चौगान खेलने के दौरान हुई थी? विचार करके बताएं। जी दोस्तों, अगर हम बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हो गई थी। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा गुप्त राजा गुप्त संवत के वर्ष 56 में सिंहासन रूढ़ हुआ था? जी, सही विकल्प हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? मध्य पाषाण काल में पशु पालन के प्रमाण मिलते हैं। जी दोस्तों, अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश का आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर इस काल में दोस्तों पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। तो दिए गए विकल्पों की बात करें, राजस्थान का बागौर इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। विकल्प नंबर सी, वेरी गुड, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। जी, विचार करके बताएं दोस्तों कि कालानुक्रम की आधार पर दिए गए विकल्पों में इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? दोस्तों इस प्रश्न के लिए बात करें तो मेरठ हत्याकांड जो है वो सबसे पहले हुआ था। कब हुआ था? यह हुआ था 10 मई 1857 को। इसके बाद बात करें दोस्तों तो इसके बाद जो है मेरठ पर अधिकार हो गया था। तो सबसे पहले हमारा हो जाएगा पहला और उसके बाद आ जाएगा 4 नंबर। इसके बाद दोस्तों तीसरी घटना जो है वो दिल्ली घोषणा हुई थी। यह घटना जो है 12 मई की है और सबसे लास्ट में जो है वो कानपुर पर अधिकार हुआ था क्योंकि यह 5 जून को हुआ था। तो दिए गए विकल्पों की बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा 1, 4, 2, 3। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था? जी बिल्कुल सही है, काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, असम स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था जब?
जी बिल्कुल सही है। 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द कर देने पर असम को स्वतंत्र प्रांत बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला प्रश्न। कांग्रेस ने प्रथम बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली स्वीकार की थी, तो वह वर्ष कौन सा था? जी दोस्तों 1916 की बात है। 1916 के लखनऊ समझौते में कांग्रेस व मुस्लिम लीग में समझौता हो गया था तथा कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को स्वीकार कर लिया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए याद रखिएगा, बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला प्रश्न। 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज्य सभा रख लिया था? जी दोस्तों 1920 में श्रीमती एमी बेसेंट ने अपने संगठन ऑल इंडिया होम रूल लीग का नाम बदलकर स्वराज्य सभा रख लिया था। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, ऑल इंडिया होम रूल लीग। चलिए मित्रों अगला प्रश्न। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु निम्नलिखित में से किन्हें उनके सहयोग हेतु चुना गया था? जी दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके बताएं इस प्रश्न के लिए सही कोड क्या होगा। जी दोस्तों एनसी केलकर और आईबी सेन का चयन किया गया था। तो दिए गए विकल्पों की बात करें ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है और विचार करके बताएं। जी दोस्तों साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए की गई थी, सत्य है। इसके अध्यक्ष जो है सर जॉन साइमन थे, यह भी सत्य है। उसने संघीय प्रकार की सरकार की संस्तुति की थी, यह भी सत्य है। और भारतीय नेताओं ने उसका विरोध किया था, तो यह तो हम सभी जानते ही हैं। तो दिए गए ऑप्शंस की बात करें तो ऑल ऑफ द अबव उपर्युक्त सभी जो है इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? जी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या है। जी बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रश्न के लिए विकल्प नंबर ए 26 जनवरी 1930 विकल्प नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन ताम्लुक की जातीय सरकार का जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ताम्लुक में राष्ट्रवादियों द्वारा स्थापित कर एक समानांतर सरकार थी, सर्वाधिनायक अथवा सर्वोच्च नेता था? जी विकल्प नंबर डी सतीश चंद्र सामंत इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया सही विकल्प है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न। आईएनए मुकदमा निम्नलिखित किसके काल में चलाया गया था? जी लाल किले के मुकदमे के नाम से भी हम इसे जानते हैं। और बात करें तो लॉर्ड बेवेल के कार्यकाल में इसे चलाया गया था, क्योंकि दोस्तों यह मुकदमे जो है 1945 में चलाए गए थे। और लॉर्ड बेवन के कार्यकाल की बात करें दोस्तों तो 1944 से लेकर 1947 तक लॉर्ड बेवन का कार्यकाल रहा है। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के मसौदे में निर्वाचित राज्यपालों के प्रावधान की मूल योजना को छोड़ दिया गया था, क्योंकि? तो विचार करके बताएं दोस्तों दिए गए विकल्पों में कौन कौन सही है। जी दोस्तों इसका तात्पर्य होता है एक दूसरा निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है और राज्यपाल को संसदीय प्रणाली के अधीन ही कार्य करना पड़ता है। तो विकल्प नंबर जी दोस्तों इस प्रश्न के लिए विकल्प नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। पहला तीसरा चौथा जो है इस प्रश्न के लिए सही है, दूसरा जो है वो गलत हो जाएगा। निर्वाचन प्रमुख राजनीतिक मुद्दों पर लड़ा जाता है। तो यहां से आपका विकल्प नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। पहला तीसरा और चौथा कथन जो है वो सत्य है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न। 104वां संविधान संशोधन विधेयक किससे संबंधित था?
जी 104वां संशोधन विधेयक निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से संबंध है। तो यहां से आपका विकल्प नंबर सी जिन्होंने भी बताया, निजी शिक्षा संस्थानों में सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने से सही विकल्प है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न। भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन कौन से सही है। उसे भारत का जन्म से नागरिक होना चाहिए। तो क्या यह सत्य है? जी, यह सत्य है। बात करें दोस्तों, उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए। जी दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी तो सत्य। और उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा। जी दोस्तों, अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति होने की योग्य होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो और भारत सरकार के या राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद धारण ना करता हो। तो संविधान के नागरिकता संबंधी प्रावधानों के अनुसार किसी संवैधानिक प्राधिकारी के लिए मात्र भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे जन्मता नागरिक होना आवश्यक नहीं है। तो दोस्तों, उसका जन्म जो है भारत में होना आवश्यक नहीं है और उसे संसद का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। इससे भी इसका कोई लेना देना नहीं है। तो विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी बताया कि उसे 35 वर्ष की उम्र पूरी कर लेनी चाहिए, इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न है। दोस्तों, यहां पर भारत का नागरिक का मतलब यहां पर यह है कि स्वतंत्रता पूर्व जो है पाकिस्तान में जन्मे लोग भी भारत के नागरिक हैं और यहां पर भारत में जन्म लेना आवश्यक नहीं है। तो विकल्प नंबर 2 जिन्होंने भी बताया सही विकल्प है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में, तो विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा। जी, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन में गांव, ब्लॉक तथा जिला स्तर पर पंचायती राज की त्रिस्तरीय संस्थाओं का प्रावधान है। विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति था? जी दोस्तों, इस प्रश्न के लिए बात करें तो जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। बी गिरी भारत का प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें द्वितीय कार्यवाहक राष्ट्रपति की, तो मुख्य न्यायाधीश हिदायतुल्लाह जो है वो भारत के द्वितीय कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न। भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा होने पर दिए गए विकल्पों में से क्या हो सकता है? जी बिल्कुल सही, जिन्होंने भी बताया है विकल्प नंबर डी कि राष्ट्रपति वित्तीय प्रतिलब्धि के लिए ऐसे निर्देश राज्यों को दे सकेगा जैसा कि आवश्यक समझे जाए और कर्मचारियों के वेतन में अस्थायी कटौती या फिर उसे रोका जा सकता है। तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न। हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? जी, हिंदू समृद्धि दर का संबंध सकल राष्ट्रीय उत्पाद से है। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा सही विकल्प। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न। बजट क्या है? एक लेख पत्र है। किस नीति का लेख पत्र है बजट? जी दोस्तों, बजट जो है सरकार की राजकोषीय नीति का एक लेख पत्र है और सरकार प्रतिवर्ष अपनी आय व्यय नीति घोषित करती है जिसे बजट कहते हैं। विकल्प नंबर सी सही विकल्प है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न। भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है किस प्रकार से? जी, वृहद मुद्रा डिवाइडेड बाय आरक्षित मुद्रा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। दोस्तों, कई बार इसे हम M3/M0 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न। बैंकों द्वारा लाए गए निम्नलिखित में से किस भुगतान उपाय को प्लास्टिक मुद्रा मतलब प्लास्टिक मनी के नाम से जाना जाता है?
जी, बैंकों द्वारा लाए गए क्रेडिट कार्ड भुगतान उपाय को प्लास्टिक मनी के रूप में जाना जाता है। विकल्प नंबर 20 प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न। अनवरत योजना भारत में लागू की गई थी, किस वर्ष में लागू की गई थी अनवरत योजना? जी, 1978-79 में अनवरत योजना लागू की गई थी। विकल्प नंबर सी सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। भारत गणराज्य के उस प्रदेश का नाम बताएं जहां शिक्षित बेरोजगार का प्रतिशत सबसे ज्यादा है। जी, विकल्प नंबर ए केरल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न। 2011 में सूक्ष्म एवं वित्त संस्थाएं मतलब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर स्थापित किए गए थे? विचार करके बताएं दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। जी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन मालेगांव समिति की सिफारिश पर स्थापित किए गए थे और इस समिति का गठन दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक ने 15 अक्टूबर 2010 को वाई.एच. मालेगाम की अध्यक्षता में किया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, मालेगाम समिति। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित वस्तुओं में कौन सी एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य में सम्मिलित नहीं थी? जी, चावल, गेहूं और दालें यह तीनों ही सम्मिलित थी। तिलहन ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न। जी, क्या आप जानते हैं दोस्तों नाफेड दिए गए विकल्पों में किस से संबंधित है? जी, राष्ट्रीय कृषि सहकारी मिशन विपणन संघ लिमिटेड जो है वो किस से संबंधित है? जी, विकल्प नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं। जी दोस्तों, इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। कृषि उत्पादकों के विपणन से ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया, तो दोस्तों किसके उत्पादन में जो है सबसे ज्यादा प्रभाव जो है महसूस किया गया हरित क्रांति के दौरान? जी, 1966-67 के दरमियान जो है हरित क्रांति का शुरुआत हुई भारत में, क्योंकि दोस्तों कई बार पूछ लिया जाता है कि किस दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, तो उस कंडीशन में आपका आंसर होगा 7वें दशक में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और इस प्रश्न के लिए बात करें तो दोस्तों सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था गेहूं के उत्पादन पर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा भारत में दालों का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? जी, बात करें ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा मध्य प्रदेश। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी दशाएं कपास की कृषि के लिए अनुकूल है? विचार करके बताएं। जी दोस्तों, कपास की खेती के लिए 25 से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान, 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा और 210 दिन पाला मुक्त जो है वातावरण चाहिए। तो इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प हो जाएगा, गर्म, आर्द्र तथा दीर्घ ग्रीष्मकाल। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न। समानांतर फसल का एक उदाहरण क्या है? तो दोस्तों क्या आप जानते हैं समानांतर फसल का मतलब क्या होता है? जी, समानांतर फसल के अंतर्गत दोस्तों पौधों को बिना हानि पहुंचाए एक नई अतिरिक्त फसल उसी खेत से ली जाती है। जैसे हम देखते हैं दोस्तों गेहूं के खेत में आपने देखा होगा तो कई किसान सरसों के पौधे भी लगा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा समानांतर फसल के लिए। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? जी, मृत्तिका। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न। लघु एवं कुटीर उद्योग इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि? तो दोस्तों 50-50 यहां पर ऑलरेडी है, 4 की जगह 2 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, विचार करके बताएं। जी, बहुत बड़ी मात्रा में रोजगार उपलब्ध करवाते हैं लघु एवं कुटीर उद्योग। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न। सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना कहां पर स्थित है? जी दोस्तों,
सहकारिता क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना इफ्को में है और यह फूलपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, भारत के आर्थिक सुधार का जनक किसे माना जाता है? जी 1991 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन की नीति अपनाने के कारण जो है भारत में बड़ी मात्रा में जो है दोस्तों आर्थिक सुधार किए गए। उस समय हमारे वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। तो दिए गए विकल्प की बात करें ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, मनमोहन सिंह। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, भुगतान संतुलन को मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? जी बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट को किस प्रकार परिभाषित किया जाएगा? जी एक देश के निवासीगण एवं शेष विश्व के बीच आर्थिक कार्यों का पूरा ब्यौरा जो है भुगतान संतुलन के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं, स्वच्छ भारत कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी दोस्तों इसका उद्देश्य 2019 तक स्वच्छ भारत के उद्देश्य की पूर्ति हेतु कारपोरेट क्षेत्र से कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड और व्यक्तियों व परोपकारी लोगों के योगदान की को आकर्षित करना था। यह सत्य है और इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। तो यह कथन सत्य है, जबकि बीच वाला जो है इसे सचिव की अध्यक्षता में एक शासकीय परिषद द्वारा प्रशासित किया जाएगा, यह गलत है। तो दिए गए विकल्पों की बात करें दोस्तों ऑप्शन नंबर जी इस प्रश्न के लिए सी सही हो जाएगा कि पहला और दूसरा जो है सत्य है। तो इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, पहला और दूसरा सत्य है और तीसरा गलत है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित भारतीय राज्यों को जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए। जी दोस्तों बिल्कुल सही है। अगर हम बात करें इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व में दोस्तों सबसे पहले स्थान पर आता है बिहार, दूसरे नंबर पर दोस्तों है पश्चिम बंगाल, तीसरे नंबर की बात करें दोस्तों तो तीसरे नंबर पे आएगा केरल और चौथे नंबर पे दोस्तों आ जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश। तो दिए गए विकल्पों की बात करें राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? जी कह सकते हैं लगभग 18% या फिर 17.5% जो है भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या के बराबर है। तो दिए गए विकल्पों में ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? और दोस्तों बात हो रही भारत की कुल जनसंख्या की। जी दोस्तों ग्रामीण जनसंख्या थी 68.8% और नगरीय जनसंख्या की बात करें दोस्तों तो 31.2%। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है 31.2%। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, टीके ने भारतीय नगरीय परिवारों का अंतर बताया है। तो दोस्तों किसके आधार पर बताया है? जी आय के साधन तथा बदलते हुए मूल्यों के प्रतिमान के आधार पर, सत्ता की संरचना के आधार पर, नगरीय सामाजिक वातावरण तथा सामाजिक पारिस्थितिकी के आधार पर। तो दिए गए विकल्पों में ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, उपयुक्त सभी के आधार पर। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, सर्वभोजी के ऊर्जा का स्रोत क्या है? सर्वभोजी जी प्राथमिक उत्पादक, उपभोक्ता एवं मांस भक्षी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जैव विविधता अथॉरिटी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, चेन्नई में। चलिए मित्रों अगला प्रश्न,
भूमंडलीय तापन का कारण क्या है, विचार करके बताएं दोस्तों। दिए गए विकल्पों में राइट ऑप्शन क्या होगा। जी, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है और जल वाष्प, यह मुख्य रूप से। तो दिए गए विकल्पों में बात करें ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। जी, पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन सा या फिर कौन से सही है यह हमें बताना है। जी दोस्तों, यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं और यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। कथन दूसरा और तीसरा जो है वह सत्य है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, निम्नलिखित वन क्षेत्रों पर विचार कीजिए और उपयुक्त क्षेत्रों में किन में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं। जी दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर डी, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वन, केरल का नीलगिरी क्षेत्र, गारो और खासी पहाड़ियों के निम्न दृश्यांश और 1000 मीटर तक मिकिर पहाड़ियां। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान के ने वन्य जीव प्रबंधन हेतु मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। जी दोस्तों, कर्नाटक राज्य में स्थित है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, जिसने मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, जी दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संरक्षण संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या फिर कौन से कथन सही है। जी दोस्तों, वेटलैंड्स इंटरनेशनल एक एनजीओ है, मतलब गैर लाभकारी एवं गैर सरकारी वैश्विक संगठन है जो लोगों और जैव विविधता के लिए आर्द्र भूमि और उसके संसाधनों को बनाए रखने और बहाल करने के काम में लगा रहता है। तो यहां से आपका विकल्प नंबर बी जिन्होंने भी बताया है बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है। दोस्तों वर्तमान समय की बात करें तो सीमाओं से संबंधित प्रश्न जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपके लिए, क्योंकि जैसी परिस्थितियां चल रही है उसमें सीमा से संबंधित प्रश्न एक पूछा जाना बिल्कुल निश्चित है। जी फिलहाल अगर हम इस प्रश्न की बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। सिक्किम राज्य की सीमाएं नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से मिलती है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। जी, पहाड़ियां और राज्य आपके समक्ष दी गई हैं, विचार करके बताएं कि कौन सी पहाड़ी कौन से राज्य में स्थित है। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें गारो की, तो गारो पहाड़ियां जो है वो मेघालय राज्य में स्थित है, कोड हो जाएगा हमारा 1। मिरी की बात करें दोस्तों, मिरी पहाड़ियां जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, कोड हो जाएगा हमारा 3। कोल्लई मलाई की बात करें दोस्तों तो यह तमिलनाडु राज्य में आती है, कोड हो जाएगा 2। और डालमा तो यह झारखंड राज्य में, तो 1 3 2 4। जी विकल्प नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है, 1 3 2 4। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं। जी विकल्प नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। दिबांग, कमेंग, लोहित जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं, ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है। अगला प्रश्न, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी दिए गए विकल्पों में कहां स्थित है। जी राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थित है, विकल्प नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जी क्या आप जानते हैं दोस्तों चंद्र ग्रहण होता है जब, तो विचार करके बताएं कि कब होता है चंद्र ग्रहण। जी दोस्तों, जब सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी आती है तो सूर्य की पूरी रोशनी चंद्रमा पर नहीं पड़ती है, इसे हम कहते हैं चंद्र ग्रहण। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला प्रश्न,
लौह अयस्क क्षेत्र और उत्पादक देश आपके समक्ष दिए गए हैं, विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा। जी दोस्तों, बिल्कुल सही है अगर इस प्रश्न के लिए आपने बताया है ऑप्शन नंबर सी 4 3 1 2। क्योंकि दोस्तों लॉरेन जो है लौह अयस्क क्षेत्र यह है फ्रांस में है, बिडलैंड की बात करें तो यूके में है, किरुना की बात करें स्वीडन हो जाएगा और कोस्ताने जो है कजाकिस्तान में है। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है। जी, पूर्वी द्वीप समूह का बोर्निया द्वीप 3 देशों में विभाजित है। यह राजनीतिक रूप से तीनों देशों, कौन कौन से देश है, इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में विभाजित है। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, दोस्तों 2 सूचियां आपके समक्ष दे रखी है, हमें सूचियों का मिलान करके सही कोड का चयन करना है। जी, पर्वत श्रेणियां दे रखी है आपको। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें आल्पस की, तो आल्पस पर्वत श्रेणियां जो है यूरोप में है और यह वलित पर्वत है, तो हमारा कोड हो जाएगा 3। उसके बाद दोस्तों बात करें हम बास जेस की, तो यह फ्रांस देश में है और यह भ्रसोंत पर्वत है, तो यहां से आपका कोड हो जाएगा 1। विंध्य की बात करें दोस्तों, तो विंध्य कहां है, यह भारत में है और यह अवशिष्ट पर्वत है, तो यहां से हमारा कोड हो जाएगा 4। और क्यूजी यामा की बात करें तो क्यूजी यामा दोस्तों जापान में है और यह एक ज्वालामुखी पर्वत है, तो कोड हो जाएगा हमारा 2। तो 3 1 4 2। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल सही विकल्प, जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है। निश्चित, शुष्क तथा आर्द्र ऋतु, ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। जी दोस्तों, ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें, जापान को उगते सूरज का देश भी कहा जाता है, जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, जी 2 सूचियां आपके समक्ष है, मिलान करके हमें कोड का चयन करना है। यूरोपीय पार महाद्वीपीय रेल, यह पेरिस से वार्सा तक है। जी, पेरिस से वार्सा तक है, तो हमारा कोड हो जाएगा दोस्तों 5। पार एंडीज रेल, तो दोस्तों ब्यूनस आयर्स के बालपरेजो तक है यह, तो कोड हो जाएगा हमारा 4। पार साइबेरिया रेल, तो दोस्तों पार साइबेरिया रेल जो है लेनिनग्राड के व्लादिवोस्टोक तक है, लेनिनग्राड के व्लादिवोस्टोक तक, तो कोड हो जाएगा दोस्तों हमारा 3। और ओरिएंट एक्सप्रेस की बात करें दोस्तों, तो ओरिएंट एक्सप्रेस जो है पेरिस से इस्तांबुल तक जाती है, तो यहां से कोड हो जाएगा हमारा 1। तो 5 4 3 1, 5 4 3 1। जी दोस्तों 5 4 2 1 होगा। तो दिए गए विकल्पों में दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि पार साइबेरिया रेल जो है वह लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टोक तक जाती है, तो वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। स्थल और नदियों के संगम आपको दिए गए हैं, मिलान करके हमें बताना है कि इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जी, रुद्रप्रयाग की बात करें दोस्तों, तो यह किन किन नदियों का संगम स्थल है। जी, रुद्रप्रयाग जो है वो अलकनंदा प्लस मंदाकिनी नदी का संगम स्थल है, तो कोड हो जाएगा दोस्तों हमारा 2। नंदप्रयाग की बात करें दोस्तों, तो अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का संगम स्थल हो जाएगा नंदाकिनी, तो यहां से कोड हो जाएगा दोस्तों हमारा 4। कर्णप्रयाग की बात करें दोस्तों, तो अलकनंदा और पिंडार का
नदियों का संगम स्थल है, कोड हो जाएगा दोस्तों हमारा 3। और देवप्रयाग की बात करें दोस्तों तो भागीरथी और अलकनंदा संगम स्थल है, तो कोड हो जाएगा हमारा 1। तो दिए गए विकल्पों की बात करें 2 4 3 1 इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं जी। गर्म जल स्रोत और अवस्थिति आपको दे रखी है, कौन सही सुमेलित नहीं है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें ज्वालामुखी जम्मू एवं कश्मीर, इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन है, क्योंकि दोस्तों अगर ज्वालामुखी की बात करें तो यह हिमाचल प्रदेश के कांगड़े जिले के अंदर स्थित है, तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। इसके अलावा मणिकरण जो जल स्रोत है यह हिमाचल प्रदेश में है, अनहोनी जल स्रोत गर्म जल स्रोत मध्य प्रदेश और तप्त पानी गर्म जल स्रोत ओडिशा राज्य के अंतर्गत आता है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे देने की घोषणा की गई है? जी दोस्तों, प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय साहित्यिक पुरस्कार है। और इस बार अगर हम बात करें 2019 की तो यह पुरस्कार मलयालम कवि अक्कितम अच्युतन नबंदुरी को देने की घोषणा की गई है। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, 11-12 अक्टूबर 2019 के मध्य भारत के किस ऐतिहासिक शहर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है? जी दोस्तों, वर्तमान चाइना विवाद के कारण चाइना जो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाइना, नेपाल और पाकिस्तान से लगी सीमाएं और बाकी जो हमारे दूसरे देशों से इस दरमियान सौदे हुए, रक्षा सौदे हुए हैं, तो वह सारे जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बात करें इस प्रश्न की तो महाबलीपुरम ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, सितंबर 2019 में यूएनसीसीडी कॉप 14 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश कौन सा था? जी, ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया था। विकल्प नंबर ए भारत सही विकल्प है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, वह कौन सा देश है जिसने वर्ष 2020 से हवाई जहाज के टिकटों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है? जी, विकल्प नंबर ए फ्रांस ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, जनवरी 2019 में वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन कहां स्थापित किया गया? जी दोस्तों, इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा भारत की राजधानी नई दिल्ली ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, भारत द्वारा क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते को कब खारिज कर दिया गया? जी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जिसे हम RCEP के नाम से भी जानते हैं, यह कब खारिज किया गया? जी, 11 अक्टूबर 2019 को अस्वीकार कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, 7 अक्टूबर 2019 को किस ग्रह के 20 नए उपग्रहों की खोज की घोषणा की गई है जिससे वह सौर मंडल में सर्वाधिक उपग्रहों वाला ग्रह बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। जी दोस्तों, खगोलविदों द्वारा 7 अक्टूबर 2019 को शनि ग्रह के चक्कर लगा रहे 20 नए उपग्रहों की खोज की घोषणा की गई है, जिसके अनुसार जो है दोस्तों शनि के उपग्रहों की संख्या जो है वो सबसे ज्यादा हो गई है और इससे पहले जो थे बृहस्पति ग्रह के उपग्रह सबसे ज्यादा थे। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, अगस्त 2019 में 45वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? जी, विकल्प नंबर ए फ्रांस राइट ऑप्शन है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, किन देशों की नौसेनाओं के मध्य संयुक्त द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स 2019 का आयोजन किया गया? जी दोस्तों, सिम्बेक्स 2019 का आयोजन सिंगापुर में किया गया था और किन दो देशों के बीच में? तो भारत और सिंगापुर की सेनाओं के मध्य, नौसेनाओं के मध्य इसका संयुक्त अभ्यास किया गया था। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, 14 फरवरी 2019 को राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करने वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को सौंपा। इस समिति के अध्यक्ष का नाम आपको बताना है।
जी दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो डॉक्टर अनूप सतपथी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी निर्धारण करने वाली विशेषज्ञ समिति ने 14 फरवरी 2019 को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को रिपोर्ट सौंपी थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न, नवंबर 2019 में किसने श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें रानिल विक्रमसिंघे के इस्तीफा देने के फैसले के बाद महिंद्रा राजपक्षे ने 21 नवंबर 2019 को श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न, नवंबर 2019 में, तो दोस्तों इस प्रश्न को हम पहले ही देख चुके हैं, ब्रिक्स यंग इनोवेटर प्राइज 2019 के विजेता कौन है? जी, भारत के रवि प्रकाश को सस्ती और स्वदेशी तौर पर तैयार की गई मिल्क चिलिंग यूनिट के आविष्कार के लिए 2019 में ब्रिक्स यंग इनोवेटर प्राइज 2019 से सम्मानित किया गया। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं। 8 नवंबर 2019 को लोसाने में हुई अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की बैठक में किस देश को वर्ष 2023 के हॉकी विश्व कप की मेजबानी सौंपी गई है? जी, भारत। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प हो जाएगा। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं। जी दोस्तों, नीचे दी गई आकृति में आयतों की कुल संख्या कितनी है? विचार करके बताएं। जी, 1, 2 और 3। तो दिए गए चित्र में दोस्तों आयतों की जो संख्या है वह 3 है। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो दोस्तों, जिस प्रकार हम तापमान को मापते हैं थर्मामीटर से, उसी प्रकार हम आर्द्रता को दिए गए विकल्पों में किससे मापते हैं? जी, आर्द्रता को मापा जाता है हाइग्रोमीटर में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? विचार करके बताएं दोस्तों। जी दोस्तों, यहां से आप देख सकते हैं कि जो पहली सीरीज में ए लास्ट में है वह दूसरे में सबसे पहले आ गया है। उसी प्रकार जी जो सबसे लास्ट में है वह पहले आ गया है, एम सबसे लास्ट में है पहले आ गया। तो इसी प्रकार एस जो है वो सबसे लास्ट में है वह सबसे पहले आ जाएगा। और प्रत्येक पद के अक्षरों में दोस्तों +3 किया गया है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा SVY। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला में खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? जी दोस्तों, अगर हम 1 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 का क्यूब आ जाएगा 1। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 8। 3 का क्यूब करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा? 27। 4 का क्यूब करेंगे दोस्तों आ जाएगा 64। 5 का क्यूब करेंगे दोस्तों आ जाएगा 25, 125। और 6 का क्यूब करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा? बिल्कुल ठीक, 216। तो दिए गए विकल्पों में दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। इसके अलावा दोस्तों जब हम 7 का क्यूब करेंगे तो मिल जाएगा हमें 343। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए मित्रों, अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों की सूची में भिन्न शब्द का चयन कीजिए। अनसुना करना, परिहार, पहचानना, अस्वीकार, उपेक्षा, अनदेखी, आंख छिपाना, भूलना, अवहेलना। जी, भिन्न शब्द कौन सा है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्रश्न के लिए तो ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। क्योंकि दोस्तों पहचानना जो है वो स्पष्ट है, पहचानना जो है वो स्पष्ट है, पॉजिटिव है। जबकि अगर हम बात करें अनसुना करना, परिहार, अस्वीकार, उत्पेक्षा,
अनदेखी, आंख छिपाना, भूलना, अवहेलना करना, तो यह सब जो है वो नेगेटिव वर्ड है, जबकि जो पहचानना जो है वो पॉजिटिव वर्ड है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला प्रश्न। जी दोस्तों, दिशाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जल्दी से विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा। जी दोस्तों, राधा विद्यालय जाने के लिए सुबह अपने घर से निकली और वह क्या करती है, वह 4 किलोमीटर पूर्व की ओर चलती है। कितना चलती है दोस्तों, 4 किलोमीटर पूर्व की ओर। चलिए दोस्तों, हम राधा को 4 किलोमीटर पूर्व की ओर लेकर चलते हैं। ये गई राधा 4 किलोमीटर पूर्व की ओर। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमी। तो दोस्तों 90 डिग्री वामावर्त घूमी का मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में घूमी है और 3 किलोमीटर चलती। तो पहले चली थी 4, अभी चली है 3 किलोमीटर। अपने विद्यालय पहुंची। उसी दिन सुबह उसी घर से उसका भाई रमन निकला और दक्षिण की ओर गया। 6 किलोमीटर जो है दक्षिण की ओर गया। तो दोस्तों दक्षिण की ओर गया है 6 किलोमीटर। फिर वह दाएं घूमा और 8 किलोमीटर गया। तो दोस्तों फिर राइट हैंड पे घुमा दिया उसे और 8 किलोमीटर हमने उसे भी आगे चला दिया और वह भी अपने कॉलेज पहुंच गया। तो दोस्तों पूछा गया कि राधा के विद्यालय और रमन के कॉलेज के बीच की न्यूनतम दूरी क्या है। तो दोस्तों पूछा क्या गया है, आपसे यह दूरी पूछी गई है। जी, यह दूरी आपसे पूछी गई। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि दोनों ही समकोण त्रिभुज है। यहां पर 4 किलोमीटर चला है, यह 3 किलोमीटर चला है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि लंब और आधार का जो स्क्वायर होता है वह कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो 4 चौक 16 और 3 तिया 9, यह हो जाएगा 25 और 25 का अंडर रूट निकालेंगे तो यह दूरी आ जाएगी दोस्तों हमारी 5 किलोमीटर। उसी प्रकार 8 8 64 और 6 6 36, 64 और 36 को जब हम जोड़ देंगे तो दोस्तों हमारा 100 आ जाएगा और 100 का अंडर रूट हम निकालेंगे तो आ जाएगा 10। तो 10 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, 15 किलोमीटर। तो दिए गए ऑप्शंस में से जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर सी 15 किलोमीटर इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। चलिए मित्रों अगला प्रश्न। जी दोस्तों विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा। जी दोस्तों, इस प्रश्न के हल करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप जो है वो सबसे पहले प्रश्न को पढ़िए। P*Q@r #S का अर्थ क्या है। तो दोस्तों P*Q, जी दोस्तों बिल्कुल सही है। इस प्रश्न के लिए विकल्प नंबर डी जिन्होंने भी बताया PS के दादा अथवा नाना है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला प्रश्न। विकल्पों में दिया गया कौन सा वेन डायग्राम निम्नलिखित को उचित रूप से दर्शाता है। सभी लड़के विद्यार्थी हैं और कुछ लड़के नर्तक हैं। तो दोस्तों सभी जो है विद्यार्थी हैं और कुछ जो है वो क्या है, वो डांसर भी है। बिल्कुल ठीक दोस्तों, दिए गए ऑप्शंस की बात करें ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। यह लड़के जो है वो लड़के हो गए, यह जो है विद्यार्थी हो गए और यह डांसर हो गए। तो दिए गए विकल्प में ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प है। जी दोस्तों, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। जी दोस्तों 6 1 7, तो 7 आ गया, 4 2 6 तो 6 आ गया और 7 और 5 कितना हो जाएगा 12। तो दिए गए विकल्प की बात करें ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए मित्रों अगला प्रश्न। स्थान और स्मारक आपके समक्ष दिए गए हैं, विचार करके बताएं कि कौन सा स्थान किस स्मारक या फिर भगवान शेर से संबंधित है। कौशांबी में कौन सा स्मारक है दोस्तों, घोषिताराम मठ जो है वो कौशांबी में स्थित है। इसके अलावा बात करें कुशीनगर की तो दोस्तों कुशीनगर में रामाभर स्तूप स्थित है। तो मिल जाएगा हमारा कोड हो जाएगा, पहले हो जाएगा 2 फिर आ जाएगा 3। सारनाथ की बात करें तो सारनाथ में धमेक स्तूप स्थित है, कोड हो जाएगा 1। श्रावस्ती में दोस्तों सेहत महत, तो यहां से आपका कोड हो जाएगा 4। तो 2 3 1 4 इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। 2 3 1 4 ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प है इस प्रश्न के लिए। चलिए मित्रों अगला प्रश्न। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जी विकल्प नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। लखनऊ 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। चलिए मित्रों अगला प्रश्न। UPSIDC का मुख्यालय कहां पर स्थित है।
जी, उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम, उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन का जो मुख्यालय है कानपुर में स्थित है। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, अवध राज्य पर 1722 से 1856 तक मुस्लिम शासकों का शासन था। अवध पर शासन करते समय शासकों ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि अपनाई थी? जी, अवध के नवाब, ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प हो जाएगा। जिन्होंने भी बताया राइट ऑप्शन है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? जी, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, ऊपरी गंगा नदी। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर क्या है? और दोस्तों यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 11 का नहीं पूछा गया, वर्ष 2001 की जनगणना के हिसाब से पूछा गया है। जी, कुल साक्षरता दर जो थी उस समय 57.36 थी, और बात करें जिसपे महिला जो थी दोस्तों 42.2% और पुरुष जो है 68.8% थे। तो दिए गए ऑप्शंस की बात करें दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, 42.98% इस प्रश्न के लिए। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, 1 से 100 तक की पूर्णांक संख्याओं में 1 का प्रयोग जो है वो कितनी बार होगा? जी दोस्तों, अगर हम बात करें तो 1, 11, 21, तो इस प्रकार से 1 का प्रयोग 10 बार तो इकाई के अंक में हो जाएगा, और 10 से लेकर 19 तक तो 10 बार जो है दहाई के अंक में हो जाएगा, और इसके अलावा 100 जो है उसमें भी एक बार 1 का प्रयोग हो जाएगा। तो 10 और 10 20 और 1 21। तो दिए गए ऑप्शंस में हमारा ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, निम्नलिखित भिन्नों को आरोही क्रम में लगाना है। दोस्तों विचार करके बताएं आरोही क्रम, इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा? दोस्तों अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए 2/3 को हम लिख सकते हैं 0.66। 4/5 को दोस्तों जब हम सॉल्व करेंगे तो 0.8 आ जाएगा। 3/8 को दोस्तों अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 0.375। और अगर हम बात करें 1/2 की, तो 1/2 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं? 0.5। तो दोस्तों अगर हम आरोही क्रम में इन्हें व्यवस्थित करेंगे तो सबसे पहले क्या आ जाएगा दोस्तों? यह आ जाएगा 3/8। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? दूसरे नंबर पे दोस्तों यह आ जाएगा 0.5, तो 1/2 आ जाएगा। तीसरे नंबर पे क्या आएगा? तो उससे बड़ा क्या है? 0.66, तो आ जाएगा हमारा 2/3। और सबसे छोटा क्या है दोस्तों? सबसे छोटा है हमारा 4/5। तो 3/8, 1/2, 2/3 और 4/5। तो दिए गए विकल्पों की बात करें, जी दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा, 3/8, 1/2, 2/5, 4/5। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, यदि x प्लस वाई का 20% बराबर है x माइनस वाई के 50% के, तो x और y जो है वो किसके बराबर है? जी दोस्तों अगर हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो क्या है? x प्लस वाई का 20%, तो x प्लस वाई का जब हम 20% निकालेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? 20/100 किसके बराबर है? x माइनस वाई के 50% के बराबर, तो 50/100। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 3x इज इक्वल टू 7y। तो जो अनुपात निकल आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 7:3 का, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया सही विकल्प हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, यदि 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ क्या होगा? जी दोस्तों मान लीजिए कि एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है वह 1 रुपया है, तो 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा? 10 रुपए हो जाएगा। और 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वो 11 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। तो दोस्तों 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो जाएगा। तो 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों? 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य हो जाएगा 11 रुपए। तो कोई भी चीज जो है हम
10 रुपए की खरीदते हैं और 11 रुपए की बेचते हैं तो उस पर लाभ कितना होगा। तो दोस्तों क्या करना है हमें, 1/10 गुणा 100, 10 का 1 0 से 0 कट जाएगा तो दोस्तों लाभ का जो परसेंट आ जाएगा वह आ जाएगा 10%। तो दिए गए ऑप्शंस में से हमारा ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही विकल्प है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, अमित ने 30,000 रुपए का निवेश करके एक व्यापार शुरू किया। कुछ समय बाद राहुल उस व्यापार में शामिल हो गया और उसने 20,000 रुपए का निवेश किया। वर्ष के अंत में मुनाफे को 2:1 के अनुपात में विभाजित किया गया। राहुल उस व्यापार में कितने महीने बाद शामिल हुआ है। जी दोस्तों, अंत में जो अनुपात विभाजन का रखा है वह क्या रखा गया है, 2:1, 2:1, और वह कितने के बराबर हुआ दोस्तों, एक को मिला है 30,000 और एक को कितना मिला है दोस्तों, एक को मिला है 20,000। और दोस्तों ये 30,000 इसे कितने महीने के लिए मिला है, क्योंकि इसने तो पूरे साल पैसे लगा के रखे तो ये 12 महीने के लिए मिला है। अब जो बाद में आया था राहुल, तो राहुल जो है वो 12 महीने के लिए नहीं आया था। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, 12 माइनस x, तो हमें x से निकालना है। तो बस जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू जो है वो निकल के आ जाएगी 3 महीने। तो x बराबर 3 महीने यहां पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला प्रश्न देखते हैं। राम, श्याम और हरि एक कार्य को क्रमशः 30, 45 और 60 दिन में कर सकते हैं। यदि वे मिलकर इस कार्य को करके 7800 रुपए कमाते हैं तब राम को क्या धनराशि मिलेगी। जी दोस्तों, अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो इसे कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि देखिए राम जो है वो कितने दिन में काम करता है, 30 दिन में, तो एक दिन में वह 1/30 कार्य करेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें श्याम जो है वो 45 दिन में कार्य करता है तो 1/45 हो जाएगा। और बात करें दोस्तों हरि की, तो हरि जो है वो 60 दिन में करते हैं तो यहां पर आ जाएगा 1/60। अब अगर दोस्तों अगर हम इन सब का एलसीएम ले तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 180। तो दोस्तों हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए 1/30 इज मल्टीप्लाई करेंगे हम उसकी 180 से, फिर 1/45 फिर मल्टीप्लाई करेंगे 180 से, और इसी प्रकार 1/60 की हम गुणा कर देंगे 180 से। तो दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा अनुपात आ जाएगा 6:4:3। तो 6, 4 और 3 के अनुपात में जो है उन्हें राशियां जो है आपस में वितरित की जाएंगी। तो उसके आधार पर हम देख सकते हैं कि राम को क्या राशि मिलेगी। राम का जो अनुपात होगा दोस्तों वह है 6 अनुपात, तो आ जाएगा 7800 का 6 टाइम मिलेगा राम को, और 6, 4, 3 तो था, 6, 4, 10, 3, 13, तो 13 से हम भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, जब हम इसे काटेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 3600। तो दिए गए विकल्पों में से आपका ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही विकल्प है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, सरल ब्याज की दर से कुछ रुपए 20 वर्षों में 2 गुने हो जाते हैं तो 3 गुने होने में कितना समय लगेगा। जी दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि सरल ब्याज के आधार पर पूछा गया है, तो यहां पर 1 रुपए के 2 रुपए होने में लगते हैं दोस्तों 20 वर्ष, तो 3 रुपए होने में कितने वर्ष लगेंगे, तो 40 वर्ष का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, 3 संख्याएं x, y, z का औसत x, y है, तब z किसके बराबर होगा। जी दोस्तों, क्या दे रखा है, x + y + z। जी, x + y + z का औसत, तो हम इसे 3 से भाग कर देंगे और किसके बराबर है दोस्तों, यह है x, y के बराबर। तो देखिए 3 को हम यहां ले आएंगे तो यहां पे हम ये भी लिख सकते हैं x + y + z = 3xy। तो दोस्तों z को हम यही रखेंगे और 3xy में से हम क्या माइनस कर देंगे, -x -y। तो दिए गए विकल्पों की बात करें, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, 3xy -x -y। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। चलिए मित्रों अगला प्रश्न, एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले आदमी को 48 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। जी दोस्तों, मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो L मीटर है। तो दोस्तों सापेक्ष चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो दोस्तों दूरी कितनी है,
40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यह चल रहा है और 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से व्यक्ति चल रहा है। तो दोस्तों 40 माइनस 25, क्योंकि सापेक्ष चाल निकाल रहे हैं तो हमें 40 माइनस 25 कर देना होगा और 5/18 से हम इसे भाग गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर घंटा किलोमीटर प्रति घंटा में दे रखा और हमें किस में निकालना है दोस्तों? मीटर में। और यह किसके बराबर हो जाएगा? L डिवाइडेड बाय 48, क्योंकि 48 सेकंड का समय लग रहा है। तो दोस्तों जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई आ जाएगी 200 मीटर। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। एक त्रिभुज ABC में BC का मध्य बिंदु H है, त्रिभुज ABC का गुरुत्व केंद्र P है, तब AP किसके बराबर होगा? तो दोस्तों इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। 2/3 AH ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई है, प्रश्न पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज्यादा जानकारी और तैयारी के लिए बने रहिए अपने चैनल BSAT की क्लासेस के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू।